फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले के बाद से अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ जंग छिड़ी गई थी। 20 साल की जंग से दुनिया के तमाम आतंकी संगठन कांप उठे, लेकिन आज हालात हास्यास्पद हो चुके हैं। आतंकी ही रेड लाइन खींच रहे हैं और इससे सुपर पावर्स में खौफ है। ऐसा क्यों है, इसका विश्लेषण करेंगे हम। आपको अफगानिस्तान को खाली करने के लिए शुरू हो चुका है 6 दिन का काउंटडाउन भी दिखाएंगे, जिससे नेटो देश दहशत में है। हालात इतने खराब है कि कोई तालिबानियों को कैश ऑफर कर रहा है तो कोई सीक्रेट डील करने की कोशिश में है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको सुपर पावर्स की खोखली ताकत का पता चलेगा। आज आपको अफगानिस्तान में बगराम बेस पर बना नेटो का जो जेल है वहां पर भी ले चलेंगे। इस जेल में पहली बार तालिबानी दाखिल हुए हैं और उन्होंने जेल का एक वीडियो भी बनाया है। इस वीडियो में खौफ की कितनी कहानियां छिपी हुई हैं, आपको फ्रेम दर फ्रेम दिखाएंगे। करीब करीब यह भी साफ होने लगा है कि तालिबान भले ही अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अकूत दौलत का सपना देख रहा हो, लेकिन उसके लिए सब कुछ माया है। सारी मलाई चीन हथियाने जा रहा है। आज आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे ये सब हो रहा है। पिछले 10 दिनों से पूरी दुनिया की फिक्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर टिकी, जहां से लगातार विदेशी और अफगानी नागरिक अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। भीषण अफरा तफरी है। लेकिन इस बीच आज तालिबान ने अमेरिका और बाकी नेटो देशों को बड़ा मैसेज दिया। तालिबान ने कहा है कि 31 अगस्त को काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा तालिबान अपने हाथ में ले लेगा। 31 अगस्त के बाद काबुल में विदेशी सेना का एक भी जवान नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिखेंगे तो उन्हें भगा दिया जाएगा। मतलब तालिबान और नेटो फोर्स की जंग अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और आगे हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले आपको यह भी बता दें कि भारत को उम्मीद है कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनेगी और तालिबान ने भरोसा जताया है कि वो भारत के लिए खतरा नहीं बनेगा। लेकिन अगर तालिबानी भारत के लिए खतरा बनेंगे तो उनसे निपटने के लिए हमारी सेना कमर कस चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि अगर तालिबानियों ने भारत के खिलाफ हरकत की तो उनसे भी आतंकियों की तरह ही निपटा जाएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. All that has happened is that the partners have now changed. उधर अफगानिस्तान में पंजशीर और तालिबान के बीच जंग तेज हो गई। खबर है कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से तालिबान के साथ पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को साधने की जिम्मेदारी दी, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने कहा है कि पंजशीर किसी भी परिस्थिति में आत्मसमर्पण तो नहीं करेगा। अहमद मसूद ने यह भी बताया है कि उनकी तालिबान से बातचीत चल रही है। वही तालिबान से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आज सुबह से बगलान और अंद्राब में लड़ाई रुकी हुई है और उसके लड़ाके पंजशीर घाटी में पहुंच गए हैं। इस बीच तालिबान के पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान ने कहा है कि उसे अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत मंजूर नहीं है, इसीलिए उसने पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकरा दिया है। अब बात काबुल की करते हैं, जहां तालिबान का अत्याचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में देखिए, एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक खून से सना दिख रहा है, जिसके कारण हमने इस वीडियो को ब्लर कर दिया है। ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट के पास का है, जिसमें ये व्यक्ति बता रहा है कि तालिबानी उसे एयरपोर्ट घुसने नहीं दे रहे हैं, जबकि ये बता रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। यहां तक कि वीडियो बनाए जाने के वक्त भी तालिबानी इसे मारने के लिए आगे बढ़े। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। वहां अफगानियों की एंट्री पर बैन है। तालिबान ने विदेशियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। 31 अगस्त पर काबुल एयरपोर्ट पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क तालिबान के सामने घुटने टेक रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली अमेरिकी सेना का कंट्रोल है, लेकिन हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू है,
महज 6 दिनों में अमेरिका को अफगानिस्तान से अपने सैनिक और शरणार्थियों को वहां से निकालना है। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका के फाइनल पैकअप के लिए 31 अगस्त की रेड लाइन खींच दी है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट के अराजक हालात अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों के लिए बड़ी चुनौती हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है जो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। वहां भूखे प्यासे लोगों की मौत हो रही है और विदेशी सैनिक उनकी जान बचा रहे हैं। लेकिन तालिबानी फायरिंग कर अफगानियों को एयरपोर्ट से लौटा रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में भी दिख रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास ट्रैफिक जाम है। पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। इस बीच मंगलवार को तालिबानियों ने अफगानियों के काबुल एयरपोर्ट जाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। इसके बाद अमेरिकी नागरिकों के भी एयरपोर्ट जाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद अफगानिस्तान संकट को लेकर पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ गई। सवाल उठने लगे कि अफगानिस्तान में अराजकता के लिए जिम्मेदार कौन? क्या 31 अगस्त से पहले नाटो ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए? आखिर अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन की कितनी किरकिरी हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस अमेरिका और नाटो की बाकी फौज ने 20 साल तक अफगानिस्तान से तालिबान को दूर रखा, महज 10 दिनों में अफगानिस्तान में पूरा गेम कैसे पलट गया? क्या तालिबान ने अमेरिका और ब्रिटेन की ताकत की कलई खोल दी? इन सवालों के बीच मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में G7 की इमरजेंसी मीटिंग हुई। बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की। G7 की मीटिंग में अफगानिस्तान की महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर भी बातचीत हुई। G7 के लीडर्स भविष्य में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ वार्ता और मान्यता की शर्तों के साथ स्वीकार करने पर सहमत हुए। लेकिन हजारों अमेरिकी, यूरोपीय और दूसरे देशों के नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाने पर बाइडेन ने सहमति नहीं जताई। आपको बता दें कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। अमेरिकी विमान मिसाइल अटैक के डर के बीच फ्लेयर्स छोड़ते हुए उड़ रहे हैं। 14 अगस्त से अब तक अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट से 70,000 लोगों को निकाला है। लेकिन यहां यह भी जानना जरूरी है कि G7 की मीटिंग में बाइडेन ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू की फाइनल डेट क्यों आगे नहीं बढ़ाई। दरअसल 22 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उनके सैनिक 31 अगस्त के बाद भी काबुल में रह सकते हैं। अगले दिन तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के लिए 31 अगस्त को रेड लाइन कहा। इन सब के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स सोमवार को एक सीक्रेट मिशन के तहत अचानक काबुल पहुंचे। वहां उन्होंने तालिबान के प्रमुख नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। इस मीटिंग का खुलासा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय या व्हाइट हाउस इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि CIA चीफ विलियम बर्न्स ने मुल्ला बरादर से मुलाकात क्यों की? बताया जाता है कि CIA प्रमुख ने तालिबान से बातचीत के दौरान अमेरिकी सोल्जर्स को 31 अगस्त के बाद भी काबुल में रहने की बात कही। इसके अलावा अफगानिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में उबारने का भरोसा भी दिलाया। लेकिन तालिबान ने दो टूक कह दिया कि 31 अगस्त के बाद वो अमेरिका के किसी सोल्जर्स को काबुल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बताया यह भी जाता है कि G7 की मीटिंग के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अफगानिस्तान से निकासी की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत की। इसके बदले तालिबान को फ्रिज अमाउंट जारी करने का भी लालच दिया, लेकिन तालिबान ने इनकी भी नहीं सुनी। यहां सवाल यह उठता है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश तालिबान को साधने में क्यों जुटे हैं। दरअसल रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के सहयोगी और नाटो देश दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त के बाद कुछ दिन और काबुल में रहें ताकि वो अपने नागरिकों और मददगार अफगानियों को वापस ला सकें। इसलिए अमेरिका ने तालिबान प्रमुख मुल्ला बरादर से बातचीत के लिए CIA चीफ विलियम बर्न्स को अमेरिका भेजा, लेकिन तालिबान झुकने को तैयार नहीं हुआ, उल्टा परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली।
सुपर पावर के सरेंडर के बाद तालिबान की हिम्मत और उसका हौसला किस कदर बढ़ चुका है, इसकी एक और बानगी आज दुनिया के सामने आई। तालिबानियों ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसमें तालिबानी उस जगह घुसकर तस्वीरें लेते दिखे जो चंद हफ्तों पहले तक अमेरिका का अभेद किला हुआ करता था, जिसके नाम भर से तालिबानी दहशतगर्द सिर से लेकर पांव तक सेहर उठते। लेकिन आज उसी जगह बेखौफ होकर वीडियो शूट कर रहे हैं। 2 दशक तक साल दर साल तालिबान के ठिकानों पर जहां से बारूद बरसाया गया, जिस जगह से हजारों तालिबानियों को कब्र में पहुंचाने के ऑपरेशन अंजाम दिए गए, जो जगह अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के लिए पावर सेंटर और तालिबानी दहशतगर्दों के लिए टेरर सेंटर थी, बगराम जेल, जिसका नाम सुनते ही तालिबानियों के प्राण सूख जाते थे, आज उसी जेल में तालिबानी बेखौफ घूम रहे हैं। बगराम एयरबेस, अमेरिका ने यहीं से अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ 20 लंबी जंग लड़ी। यहीं से उड़े फाइटर जेट्स ने बारूद बरसाकर हजारों तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा। यहीं से तालिबानियों के खिलाफ अनगिनत ऑपरेशन चलाकर उसे धर दबोचा गया और यहाँ की जेल में बंद किया गया। बगराम जेल अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल थी, जहां एक से बढ़कर एक खूंखार तालिबानी आतंकी कैद थे, लेकिन अब ये सब कुछ तालिबान के कब्जे में है। इसलिए जिन आतंकियों को इसका नाम सुनकर रूह कांप जाती थी, आज वही आतंकी इस जेल में घूम घूम कर वीडियो बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तालिबानी आतंकी हैं जो चंद रोज पहले तक बगराम जेल की इन्हीं कोठरियों में कैद थे, लेकिन अब आजाद हैं और अपने बाकी साथियों को बता रहे हैं कि यहाँ कैदियों को कहां रखा जाता था, कैसे रखा जाता था। तालिबानी आतंकी कोठरियों के अंदर जाकर भी दिखाता है और बताता है कि कैसे उन पर हर तरफ से नजर रखी जाती थी। वो दरवाजे के नीचे बनी वो जगह भी दिखाता है जहां से उन्हें खाना पीना दिया जाता था। दरवाजे के ऊपर बनी वो जगह भी दिखाता है जहां से उन्हें बाहर निकाले जाने से पहले हथकड़ी पहनाई जाती थी और उसके लिए यहीं से उन्हें हाथ बाहर निकालने होते थे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बगराम एयरबेस तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमेरिका का मेन एयरबेस था और यहाँ बनी जेल अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल थी, जहाँ हजारों तालिबानी कैद थे। बगराम एयरबेस काबुल से महज 1 घंटे की दूरी पर है और काबुल पर कब्जे से पहले 15 अगस्त को तालिबानियों ने यहाँ की जेल में कैद अपने लड़ाकों को रिहा कराया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इस जेल से अपने साथियों को छुड़ाकर तालिबानियों ने जुलूस निकाला था। वो खूंखार तालिबानी जो कई सालों से यहाँ कैद थे, वो आजाद हो गए आतंक फैलाने के लिए और इसका जिम्मेदार अमेरिका है, क्योंकि अमेरिकी फौज ने बगराम एयरबेस को जिस तरह आनन फानन में खाली किया, उससे तालिबान का हौसला और बढ़ गया। 2 जुलाई को अमेरिका ने बगराम एयरबेस छोड़ दिया, अफगान फोर्स के हवाले किया और उसके बाद से तालिबान ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तालिबान ने लड़ाई और तेज कर दी। जुलाई के आखिरी तक जंग का नतीजा तालिबान के पाले में चला गया था, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ बगराम जैसा अहम एयरबेस ही नहीं छोड़ा था, आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई लड़ना भी छोड़ दिया था। बगराम एयरफोर्स बेस साल 2001 से अमेरिका के नियंत्रण में था। पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने बगराम एयरबेस पर ही ट्रेनिंग ली थी। इसी बेस पर अफगानिस्तान में एयर ऑपरेशन की कमान संभालने वाले कमांडर का ऑफिस भी था, जहां से तालिबानियों के ठिकाने पर बारूद बरसाने की न सिर्फ प्लानिंग होती थी, बल्कि उन्हें अंजाम भी दिया जाता था। ऐसे में उसी बगराम एयरबेस से अमेरिका के भाग खड़े होने से तालिबानियों का हौसला बढ़ गया
ताकत बढ़ गई और नतीजा ये हुआ कि पठानलैंड पर तालिबानी परचम लहराने लगा। तालिबान दो लेवल का पीआर कर रहा है। पहला वो जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम वो तालिबान नहीं है, हम तालिबान 2.0 हैं। इसमें खाली ओ बाकी बचता है। दूसरा पीआर वो है जिसमें वो अपने काडर को, बल्कि वो जो उनके साथ तालिबानी, उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम में ताकत है और देखो हमने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन पंजशीर घाटी से मिल रही चुनौती का अभी भी तालिबान के पास कोई जवाब नहीं है। कल ऐसी खबर आ रही थी कि पंजशीर के लिए भोजन और ईंधन की आपूर्ति रोकी जा रही है, लेकिन आज ये खबर आई कि अंद्राब घाटी पर तालिबान के कब्जे की खबर झूठी थी। इस बीच पंजशीर की रखवाली में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाके लगातार चोटियों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। पंजशीर के लड़ाकों पर ध्यान देने से पहले जरा पहाड़ की इन चोटियों को देखिए, तब आपको अंदाजा होगा कि इतिहास के निर्माण में भूगोल का कितना बड़ा योगदान होता है। 1, 2, 3, 4 या 5 पंजशीर की रखवाली में 5-5 पर्वत तैनात हैं। अलग अलग दौर में कई कोशिशों हुई, तालिबान ने तो जी जान लगा दी, लेकिन पंजशीर पर पंछी भी पर नहीं मार सका। इस समय पंजशीर में तालिबान लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जबरदस्त जंग जारी है। पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहे 35 तालिबानी मारे जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि पहले तालिबानियों को जिंदा पकड़ा गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। आगे बढ़ने से पहले इन 3 लोगों पर ध्यान दीजिए जो इस समय पंजशीर में सारी रणनीति बना रहे हैं। ये हैं पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद खुद को वहां का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित करने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी। तालिबान को ललकारने वाले अहमद मसूद का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले पूर्व कमांडर उनके दस्ते में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की संख्या 9,000 से बढ़कर अब 20,000 तक पहुंच गई। पंजशीर में मिल रहे इस करारे जवाब के चलते तालिबान के भी सुर बदल गए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम पंजशीर का मसला शांति से सुलझाना चाहते हैं। उधर नॉर्दर्न अलायंस ने चिंता जताई कि दुनियाई जंग में पंजशीर का साथ दे, अगर वह मुंह फेर लेगी तो काबुल कब्रगाह बन जाएगा। इस बीच तालिबान से लोहा लेने के लिए पंजशीर का नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट लगातार तैयारी में, नई भर्ती हो रही और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही। लेकिन आगे क्या पंजशीर के लिए सब कुछ इतना आसान रहने वाला है? अब तो महत्वपूर्ण ट्वीट पर ध्यान दीजिए। बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने 3 दिन पहले ट्वीट किया कि पंजशीर तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेगा और संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी ओर अमरुल्लाह सालेह ने 1 दिन पहले ट्वीट किया कि पंजशीर की अंद्राब घाटी में तालिबान ने भोजन और ईंधन की सप्लाई रोक दी। दरअसल मंगलवार से ही ऐसी खबरें आने लगी थी कि तालिबान ने पंजशीर घाटी की ओर अपने सैकड़ों लड़ाके रवाना कर दिए और घाटी को 3 ओर से घेर भी लिया। लेकिन अब दूसरी खबर यह भी कि अंद्राब पर कब्जे की तालिबान ने झूठी खबर फैलाई थी और पंजशीर में लगातार तालिबान के विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे पंजशीर ने दुनिया से मदद की जो अपील की है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। माना जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार पंजशीर की रात थोड़ी मुश्किल है। देखा जाए तो पिछली बार उत्तरी अफगानिस्तान के कई इलाकों पर तालिबान कब्जा नहीं कर सका था, लेकिन अब की बार पंजशीर के अलावा पूरा उत्तरी अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। लेकिन यहां पर एक और बड़ी रोचक बात है और वो रोचक बात यह है कि पंजशीर को बताया जा रहा है कि ताजिकिस्तान से निरंतर मदद मिल रही है और उस मदद के चलते पंजशीर की ताकत में इजाफा हो रहा है और पंजशीर में इस बार कई अफगान सैनिक भी जुड़ चुके हैं। पंजशीर भले ही तालिबान के कब्जे में नहीं है, लेकिन पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। बंदूक के दम पर तालिबान अपनी हानक दिखा रहा है, लेकिन तालिबान के टॉप लीडर की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही है। वजह है अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान को अमेरिका सहित 60 देशों ने बड़ा झटका दे दिया है। दुनिया के 60 देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी है।
इन देशों ने अफगानिस्तान को हर साल मिलने वाली कई बिलियन डॉलर की मदद रोकने का फैसला किया है। इस बीच आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के खातों को सील कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाले 460 मिलियन डॉलर निकालने पर रोक लगा दी है। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भी तालिबान खजाने से दूर है और पाई पाई को तरस रहा है। चीन ने तालिबान की यही कमजोर नस जो है वो पकड़ ली है। चीन ने संकेत दिया है कि वो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को आर्थिक सहयोग देगा, लेकिन इस मदद के पीछे चीन की मंशा ब्लैकमेलिंग की है। वो अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद 3 ट्रिलियन डॉलर के खजाने पर कब्जा करना चाहता है। 3.5 महीने तक अफगानिस्तान की जमीन को बारूदी रंग देने के बाद ईरान, पाकिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की सरहदों पर कत्लेआम मचाने के बाद हजारों अफगानियों को जलालत भरी मौत, सैकड़ों महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ और लाखों नौनिहालों को यतीम बनाने के बाद तालिबान जो चाहता था आखिरकार उसने वही हासिल कर लिया है। अब तालिबान के कंधे पर ब्लैकमेलर चीन का हाथ है और तालिबान की इसी खूनी सफलता में अफगान लैंड की बदरंग तस्वीरों में चीन अपना चमकता भविष्य देख रहा है। बर्बाद होते शहर, रोते बिलखते लोग और हर दिन बह रहे अफगानियों के खून में ड्रैगन अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहा है। इन तस्वीरों से चीन बेचैन नहीं है, बल्कि उसे राहत मिल रही है। यकीन मानिए, मसला ही ऐसा है, प्लानिंग ही ऐसी है, क्योंकि इस बदहाल जमीन के अंदर दबे बेशकीमती खजाने पर चीन की नजर है। अब यहाँ की धरती पर मौजूद अरबों खरबों डॉलर की दुर्लभ धातुओं पर चीन कब्जा जमाना चाहता है। इस खजाने में गोल्ड, गैस, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, ऑयल और कई मिनरल्स हैं। बड़ी मात्रा में जिप्सम, संगमरमर है, लेकिन जिसे चीन हड़पना चाहता है वो है लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल, क्योंकि अफगानिस्तान में लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल का बड़ा भंडार है। ये धातु कितने दुर्लभ और कीमती हैं, इसका इस्तेमाल कहां होता है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि लिथियम के विशाल भंडार के कारण ही अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब कहा जाता है। मतलब कि जिस तरह सऊदी अरब तेल से मालामाल हुआ है, उसी तरह अफगानिस्तान लिथियम से धनी हो सकता है। लेकिन अब चीन इससे अपनी किस्मत चमकाना चाहता है। अब तक चीन में ही दुनिया का 35% लिथियम पाया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, इसे अफगानिस्तान टक्कर दे सकता है। अफगानिस्तान में ऐसा ही भंडार रेयर अर्थ मटेरियल का है, जिसका इस्तेमाल हाईटेक मिसाइल की प्रणाली में होता है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी, आधुनिक सिरामिक के बर्तन, कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर, टरबाइन, वाहनों और तेल रिफाइनरीज में उत्प्रेरक, टीवी, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, सुपर कंडक्टर्स और ग्लास पॉलिशिंग में किया जाता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यानी अफगानिस्तान की धरती में क्या नहीं दबा है। यही वजह है कि दुनिया की नजर में तालिबानी खूनी है, हत्यारे हैं, लेकिन चीन के लिए वो दोस्त हैं। ऐसे दोस्त हैं जिनके जरिए वो अपना हित साध सकता है। कैसे, इसे भी समझिए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया को 85% से अधिक दुर्लभ धातु सप्लाई करता है, जो लगभग कुल सप्लाई का 2/3 हिस्सा है। मतलब चीन के बिना दुनिया को दुर्लभ धातु मिलना करीब करीब नामुमकिन है। और अगर चीन खुराफात करे तो मिसाइल से लेकर सुपर कंडक्टर्स तक का प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। तभी तो 2019 में ट्रेड वार के दौरान चीन अमेरिका तक को धमका चुका है। अब जबकि अफगानिस्तान में ऐसा ही खजाना मिला है, चीन इस पर कब्जा कर अरबों डॉलर की कमाई और अपने दबदबे को कायम रखना चाहता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे विभाग ने 2010 में अफगान की धरती में मौजूद खनिज की कीमत करीब 1000 अरब अमेरिकी डॉलर बताई थी, जो अब बढ़कर करीब 3000 अरब डॉलर हो गई है।
लेकिन ये फिक्र सिर्फ इतनी भर नहीं है कि 3000 अरब डॉलर का खजाना चीन के हाथ लगेगा, बल्कि इससे तालिबान भी मजबूत होगा और तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में आतंक की फैक्ट्री लगेगी। इस बीच आपको बताना चाहेंगे, कहने को तो अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते ही तालिबान मालामाल हो गया है। काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबान का करीब $3 ट्रिलियन मूल्य का खनिज संपदा पर भी अधिकार हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान के खजाने पर नजर गड़ाए बैठा चीन तालिबान से ज्यादा बेताब है। इसीलिए चीन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान को राजनयिक मान्यता देने पर फैसला करेगा। लेकिन चीन का ये खेल उसे भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आतंक की कोई सीमा नहीं होती है। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर तालिबान पहले भी भड़कता रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया में मतलब कि यारी है, चीन हो या पाकिस्तान, दोनों को तालिबान सूट करते हैं। लेकिन अमेरिका भी अब तक भारत को साथ लेकर पाकिस्तान की ही पीठ पर हाथ रखता रहा है। अब जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका को पीठ दिखाकर भागने की नौबत आ चुकी है, तब भारत को 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को एक बार फिर रिव्यू करने की जरूरत है, जो हमारे आसपास एक अशांत क्षेत्र छोड़कर जा रहे हैं। तालिबान का काबुल पर कब्जा और फिर अफगानिस्तान से अशरफ गनी का भाग जाना, तालिबान की चीन से नजदीकी और आतंकी तालिबान का पाकिस्तान से कनेक्शन, यहीं शुरू होती है भारत की बड़ी फिक्र। इस फिक्र को पैदा करने, पाल पोस कर बड़ा करने वाला अमेरिका है और उसके 4 राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में भारत के हित की तरफ देखा ही नहीं। और अब अमेरिका के स्वार्थ की लड़ाई को समझने के लिए 20 साल पहले हुए उस हादसे की तरफ रुख करना होगा, जब अमेरिका के ही पाले संगठन अल-कायदा ने वो कर दिया जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं की थी। आतंकी घटना की ऐसी खतरनाक तस्वीर इससे पहले पूरी दुनिया ने नहीं देखी थी और अल-कायदा की इस हरकत ने अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने को मजबूर कर दिया। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अफगानिस्तान में आज ही की तरह तालिबान का कब्जा और कहर था। चूंकि ओसामा बिन लादेन की अल-कायदा को भी तालिबान का संरक्षण था, इसलिए बुश की सेना ने 9/11 का पहला बदला लिया, तालिबान को सत्ता से खदेड़कर। लेकिन यहां अफगानिस्तान के साथ भारत की फिक्र भी जुड़ी थी। 1999 में भारतीय विमान का अपहरण करके अफगानिस्तान के कांधार ले जाने वाली घटना कोई नहीं भूल सकता। उस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि तालिबान भारत का दोस्त नहीं है और भारत को आतंकी हमलों से परेशान करने वाले पाकिस्तानी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को सहयोग भी करता है। बावजूद इसके तालिबान को सत्ता से बेदखल करने के बाद बुश प्रशासन ने पाकिस्तान को अपना सहयोगी चुना, ये जानते हुए भी कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर उसके पाले पोसे आतंकी संगठन है। इतना ही नहीं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान में भारत के साथ कोई समन्वय नहीं बनाया। 2009 में जब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति बने, अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था चरमराने लगी, तब तक अमेरिका समझ चुका था कि पाकिस्तान उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान से अमेरिका की ठन गई। यहां तक कि नाटो और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलियां भी चली। यहां तक कि ओबामा के ही काल में अमेरिका ने 9/11 का बदला भी लिया और पाकिस्तान के ही एबटाबाद में अल-कायदा के आका ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। बावजूद इसके ओसामा प्रशासन सोचता रहा कि वो पाकिस्तान को आतंकियों का समर्थन करने से मना लेगा और इसके लिए अमेरिका ने जो चाल चली वो भी भारत के हित में नहीं थी। ओबामा प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत कर मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन भारत ने ओबामा की दाल नहीं गलने दी। जम्मू कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताकर अमेरिकी हस्तक्षेप को नकार दिया।
इस बीच लादेन को मार गिराने का तमगा लिए ओबामा ने अगले चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और अधूरी जीत के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की चरणबद्ध तरीके से वापसी का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की जारी लड़ाई के दौरान ही 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभाला। ट्रंप ने ओबामा के फैसले को पलट दिया और अमेरिकी सेना का सहयोग अफगानिस्तान में जारी रखने का फैसला लिया, जिस कदम का भारत ने भी स्वागत किया। इससे अमेरिका भारत अफगान का तालमेल बेहतर हुआ, लेकिन 2018 में ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार बदलते ही ट्रंप प्रशासन ने यू टर्न ले लिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों ने बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। जेलों में बंद तालिबानी छोड़े जाने लगे, यहां तक कि पाकिस्तान की जेल में बंद मुल्ला बरादर को भी ट्रंप प्रशासन की सिफारिश पर 2018 में छोड़ा गया था। इसके बाद वो दौर आया जब भारत को अफगानिस्तान से अपने कदम वापस खींचने पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद 6 महीने तक जो बाइडेन भारत के साथ तालमेल बिठाकर चले, अफगानिस्तान में शांति कायम करने पर जोर दिया। फिर अचानक ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, जिसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने भी भारत को क्षेत्रीय अशांति की ओर धकेल दिया। भारत के पड़ोस में अब एक ऐसा संगठन सत्ता पर काबिज है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सच्चा साथी है। इन हालात में अमेरिका ने खुद की साख पर बट्टा तो लगाया ही है, क्वाड की दोस्ती पर भी दाग लगा दिया है। सबसे दूर अब बात करते हैं क्रिकेट की। लीड्स टेस्ट मैच में एक बार फिर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का एक बहुत बड़ा सपना टूटता दिख रहा है। तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन विराट कोहली सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। कभी शतक पर शतक लगाने वाले विराट कोहली को अपने करियर के 71वें शतक का इंतजार है, करीब 2 साल से है। इस इंतजार का एक और मतलब है, एक वक्त था जब यह माना जाने लगा था कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन अब यह लक्ष्य बहुत मुश्किल दिखने लगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में एक बार फिर विराट कोहली विकेट के पीछे लपके गए। इस सीरीज में ये चौथा मौका है जब उन्हें विकेट के पीछे लपका गया है। इससे पहले पिछले टेस्ट मैच में भी उनसे यही गलती हुई थी। पहली पारी में तो वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर रॉबिन्सन की गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमा बैठे। खैर, विराट के फैंस के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि 71वें शतक के लिए उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी शतक लगाया था। ये भी जान लीजिए कि 2008 के बाद 2020 पहला ऐसा कैलेंडर ईयर था जब विराट के बल्ले से कोई शतक नहीं निकला। 2020 में कोरोना की वजह से क्रिकेट भी कम खेला गया। विराट कोहली ने 2020 में सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले। 2020 में ही 9 वनडे और 10 T20 मैच उन्होंने खेले, लेकिन कोई शतक नहीं लगा। अब इस खबर के दूसरे पहलू पर आते हैं। विश्व क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड सचिन के खाते में है। एक कार्यक्रम में सचिन ने कहा था कि विराट उनका ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कोरोना की वजह से करीब 1 साल क्रिकेट क्या रुका, विराट कोहली के उस मंजिल तक पहुंचने की रफ्तार धीमी हो गई है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू किया था। उसके बाद 2021 तक यानी 13 साल में उन्होंने 70 शतक लगाए हैं, यानी औसतन उन्होंने हर साल 5 से ज्यादा शतक लगाए हैं। शतक नंबर 70 से 100 शतकों तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी 30 शतक और चाहिए। अब अगर मान लें कि वो हर साल 5 शतक लगाते भी हैं तो उन्हें 30 शतक लगाने में 6 साल और लगेंगे। विराट कोहली 33 के होने वाले हैं, इस लिहाज से वो 39 साल के होंगे जब 100 शतकों तक पहुंचेंगे। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहली जरूरत है कि वो 71वां शतक लगाएं, जिसका इंतजार बढ़ता जा रहा है। और अब आज की कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार का कैबिनेट में बड़ा फैसला, 15,000 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। मेसर्स एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रस्ताव पास। वित्त मंत्रालय ने बैंकर्स के लिए एनपीएस को लेकर बदला नियम। अब कर्मचारियों का पेंशन फंड में सरकार हर महीने 40% ज्यादा करेगी जमा रकम। रिटायरमेंट पर मिलेंगे ज्यादा पैसे। बैंक का योगदान 10 से बढ़ाकर 14% किया गया। गन्ना किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। केंद्र की मोदी सरकार ने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई। गन्ना पर 290 रुपए प्रति क्विंटल हुई FRP। 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे से पहले एटीएस ने 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। चारों युवक दिल्ली से अयोध्या हरियाणा नंबर की इनोवा कार से पहुंचे थे। राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश, पायलट सुरक्षित, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। वायुसेना के अधिकारियों सहित कई अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और अब देखते हैं जो है सो। महंगाई बेकारी कुछ नजर नहीं आती, बस तालिबान नजर आ रहा है मीडिया को। किसी चाहने वाले ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया था, मैं सोच रहा था कि यह शिकायत कितनी वाजिब है और कितनी गैर वाजिब। मामला दिल और दिमाग के बीच फंस रहा था तो उंगलियां बगैर पूछे गुड्डू भैया को फोन लगा बैठी। फोन लगते ही मैंने समस्या बताई। गुड्डू भैया की फिलॉसफी वाली आवाज आई। बोले, बेटा समस्याएं और जरूरतें कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त और जरूरत के हिसाब से हम तय करते हैं कि पहले किस पर फोकस करना है। मैंने कहा, आसान वाला समझाइए, मुझे PhD नहीं करनी है, मामला समझना है बस। बोले, तो लो एकदम ठेठ तरीके से सुनो। वो बच्चे महिलाएं नहीं छोड़ते, खून बहाना उनके लिए पानी बहाना जैसा है। दुनिया के हर कोने में रहने वाले कातिलों की पनाहगाह है वो। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम पर पहले ध्यान तो देना पड़ेगा। मैंने कहा, लो कभी कोरोना आ जाता है, कभी तालिबान, ऐसे में महंगाई बेकारी पर तवज्जो कब जाएगी। गुड्डू बोले, दोनों में जान का जोखिम है, पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे कन्विंस होता ना पाकर कुछ देर की खामोशी के बाद गुड्डू भैया बोले, अच्छा बताओ, तुमको भूख भी लगी हो और फारिग भी होना हो। मैंने कहा, फारिग होना? बोले, हाँ निपटान। तो क्या करोगे? मैंने कहा, अचानक जान देने वाले एग्जाम्पल से फारिग वाले पर क्यों आ गए? बोले, जान देने का एक्सपीरियंस नहीं है ना बेटा तुम्हारे पास, बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।